कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में मैं श्री हूं। इसका मतलब क्या हो? सामान्यतः हम देखते हैं कि ऊर्जा जब अपने स्रोत से, अपने उद्गम के बिंदु से बाहर जो गतिमान करता है वह धारा है। जब गंगा अपने गंगोत्री से बाहर की ओर प्रवाहमान हो रहा है वह गंगा धारा है। तो ये ऊर्जा को बहिर्मुखी होना, ऊर्जा को अपने स्रोत से प्रवाहमान होना, यह धारा हुआ। लेकिन यही एनर्जी, यही धारा फिर अपने स्रोत पर, अपने उद्गम के बिंदु पर वहां आकर जब लीन होता है तब राधा बन जाता है। राधा जो शब्द है वह धारा का उल्टा है। तो सामान्यतः जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है भीतर से बाहर की ओर प्रवाह हो रहा है, यह ऊर्जा का जो है सो बहिर्मुखी प्रवाह है। लेकिन ऊर्जा का अंतर्मुखी भी प्रवाह हो सकता है। यह एनर्जी जो है सो बाहर से भीतर की ओर भी गतिमान कर सकता है, क्योंकि जो ऊर्जा बाहर की ओर गतिमान हुआ है वो भीतर की ओर गतिमान हुआ है। जिस मार्ग से हम मंजिल से दूर गए हैं उसी मार्ग से हम मंजिल के पास आ सकते हैं। मात्र भेद अंतर इतना होगा कि जाते समय उसके मुख जो था विमुख में था, आते समय उसका मुख जो है सम्मुख में होगा। यह जो ऊर्जा के प्रवाहमान धारा है जो अपने स्रोत से बाहर की ओर गतिमान करता है तब बहिर्मुखी चेतना का विकास होता है। लेकिन यही धारा, यही ऊर्जा का प्रवाह जब भीतर अपने स्रोत पर, अपने उद्गम के बिंदु पर पहुंच जाता है तब जो है सो राधा बन जाता है। कृष्ण के प्रेमिका के एक नाम राधा भी है। लोग यही समझते हैं कि राधा कोई ऐतिहासिक शब्द है और वास्तव में कृष्ण के था। लेकिन बहुत समय तक इसे धार्मिक ग्रंथों में जो है सो बताया नहीं गया था। एक गुप्त संकेत की तरह जो है इसकी व्याख्या था, क्योंकि इसका मूल अर्थ यही था कि जो हमारा जो एनर्जी है वो जो बाहर की ओर प्रवाहमान है जब अपने केंद्र बिंदु पर मिल जाता है, जब अपने स्रोत पर हम पहुंच जाते हैं, उसी में वो लीन हो जाता है, तब वह राधा बन जाता है। तो धारा का उल्टा रूप हुआ राधा, तब वह कृष्ण तत्व जो है सो प्रकट होता है, यानी राधा कृष्ण में समा गया है। धारा जो है कृष्ण का बहिर्मुखी यात्रा है और राधा कृष्ण का अंतर्मुखी यात्रा है। जब हम इस बिंदु को उपलब्ध करते हैं, इस उद्गम के स्रोत में हम विलीन हो जाते हैं, तब हम कृष्ण चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जिस स्रोत से हम निकले थे उसी स्रोत में हम पुनः समा गए। यह जो राधा शब्द है यह कोई ऐतिहासिक शक्ति नहीं है, बल्कि वो कृष्ण चेतना को बताने के लिए, उसे उपलब्ध करने के लिए यह एक संकेत है जो ये बताता है हम राधा बन जाए, धारा से राधा बन जाए। कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में मैं श्री हूँ। स्त्री जब अपनी अंतिम संभावना को, अंतिम क्लाइमेट को उपलब्ध होते हैं, आत्मा को उपलब्ध होते हैं, वह श्री की तरफ विभूषित हो जाते हैं। उसमें एक कांति आ जाता है, क्योंकि स्त्री का जो एनर्जी है वह पैसिव एनर्जी है और पुरुष का जो एनर्जी है वह एक्टिव एनर्जी है। पुरुष स्वभावतः बहिर्मुखता होता है, उसकी यात्रा हमेशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होता है। पुरुष में जब पुरुष तत्व खिलता है तो उसके पुरुष के गुणों को जब चरम विकास हो जाता है तब उसमें वो पुरुष तत्व का विकास होता है। जर्मनी अपने भूमि को फादरलैंड कहते हैं, पश्चिम अपने भूमि को जो है सो फादरलैंड कहते हैं, कोई मदरलैंड नहीं कहता है। क्योंकि ये पश्चिम के मुल्क या जर्मनी के मुल्क में जो पुरुष के गुण जो विकास किया है वो अपनी चरम रूप से अंतिम संभावना को उपलब्ध हुए हैं। और पुरुष के जब गुण चरम रूप से अंतिम संभावना को उपलब्ध होंगे तो युद्ध अनिवार्य है, क्योंकि पुरुष का जो वो रूप जब विकसित होता है तो एक योद्धा के रूप में विकसित होता है। तो जब ये अपने अल्टीमेट संभावना को होगा तो निश्चित ही उसमें एक संकल्प का शक्ति आ जाता है। तो पश्चिम के मुल्क ने जो है इस रूप को देखा है, लेकिन वो दूसरे पहलू से अपरिचित रह गया है। अभी मनोवैज्ञानिक ने सलाह देना शुरू किया है पश्चिम के, जो हमें एक साथ पुरुष और स्त्री दोनों गुणों को विकास करना चाहिए। लेकिन भारत ने एक दूसरी दिशा में प्रयोग किया है, स्त्री गुणों को विकास किया है। स्त्री गुण जब अपनी अंतिम संभावना को उपलब्ध होते हैं, आत्मा को उपलब्ध होते हैं,
तो स्त्री के रूप में विभूषित हो जाते हैं। तब जो उसके व्यक्तित्व में गरिमा आता है, तब जो उसके व्यक्तित्व में कांति आता है, तब उसका होना ऐसा होना है जो उसका होना नहीं है। उसका उपस्थित भी एक अनुपस्थित की तरह महसूस होता है उस स्त्री में। अगर हमें ये बात चुनना पड़े कि पुरुष के गुणों को विकास किया जाए कि स्त्री गुणों को विकास किया जाए, तो हम स्त्री के गुणों को विकास करें। क्यों? कि पुरुष का जो जीवन है वो परिधि केंद्रित है, केंद्र पर स्त्री है। पुरुष परिधि पर हजारों चक्कर लगाए, लेकिन कहीं न कहीं वह स्त्री से संपर्क केंद्र पर है, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, या प्रेमिका के रूप में, या बेटी के रूप में, वह स्त्री से संबंधित है। और पुरुष का जन्म भी होता है स्त्री से। जब स्त्री गरिमा को उपलब्ध होगा, जब स्त्री शिक्षित होगा, जब स्त्री में वह व्यक्तित्व ऐश्वर्य का अधिक हो जाएगा, तो उससे जो रचना होगा वह श्रेष्ठतम होगा। तो हमें उस मूल बिंदु को ज्यादा झुकाव देना चाहिए, ताकि स्त्री में वो कांति का, वो श्री को विभूषित कैसे किया जाए। लेकिन जब कोई भी मूल अस्त्रगन हो जाता है, तो वह अपनी अंतिम संभावना को, उस क्लाइमेट को, उस शिखर को तो पहुंचता है, लेकिन उसके साथ कुछ बुनियादी कमी आ जाता है। बुनियादी कमी का मतलब यह है कि कुछ पुरुष तत्व छीन हो जाता है। भारत अपने भूमि को मदरलैंड कहा है, मातृभूमि कहा है, यानी स्त्री प्रधान कहा है। इसका व्यक्तित्व भी ऐश्वर्यता है। जब ये व्यक्तित्व में ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो कुछ कमी आ जाएगा, क्योंकि बाहर का जो मुल्क है उसका जो व्यक्तित्व है वह परिधि केंद्रित है, पुरुष तत्व को ज्यादा विकास दिया है। और जो मुल्क अपने भीतर, अपने कौम में स्त्री तत्व को ज्यादा विकास करेगा, तो वो मुल्क ऐश्वर्य होगा, पुरुष तत्व उस पर हावी हो जाएगा। यही कारण रहा कि भारत बार बार गुलाम बनता रहा। चाहे हुन आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये गुलाम हो गए। मुट्ठी भर लोग बाहर से आए हैं, हमें गुलाम बना दिए। कहीं न कहीं हमारी ये संस्कृति का दोष है कि हमारे व्यक्तित्व में वह ऐश्वर्यता आ गया था, पुरुष तत्व विलीन हो गया था। क्योंकि पुरुष तत्व जब विकसित होता है तो वह कठोर बनाता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं सैनिकों को कतारबद्ध, लयबद्ध एक ताल में चलते हुए देखता हूँ और उसके संगीन सूरज के किरणों में जब चमकते हैं, तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ, हर्षित हो जाता हूँ। ये पुरुष चित्त का गुण है, क्योंकि पुरुष तत्व जब शिखर पर पहुंचेगा तो युद्ध अनिवार्य होगा, लेकिन स्त्री तत्व जब अपने शिखर पर पहुंचेगा तो उसमें एक कांति होगा, उसमें वो श्री खिलेगा, उसके मुख पर एक ऐसा जीवंत आभा होगा जो उसको उपस्थित को अनुपस्थित बताता है। जब स्त्री उस अल्टीमेट चेतना को उपलब्ध होते हैं, उस आत्मा को उपलब्ध होते हैं, तो उसमें ये भाव भी विलीन हो जाता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। क्योंकि ये जो बोध होता है एक दूसरे के सापेक्ष में होता है। मैं स्त्री हूं तो दूसरा पुरुष है, या दूसरा पुरुष है तो वह स्त्री है। लेकिन जब वह अंतिम संभावना को, चरम उत्कर्ष को पहुंचता है, अपने आत्मा में अपने स्रोत से जुड़ जाता है, धारा राधा बन जाता है, तब उसमें यह भी बोध समाप्त हो जाता है कि मैं स्त्री हूं। तब उसमें एक गहन साइलेंस और मौन उतर जाता है। वह पास बैठी हुई है, फिर भी मुझे पता नहीं चलेगा कि कोई यहाँ बैठा हुआ है। उसका उपस्थित अनुपस्थित की तरह महसूस होगा। लेकिन अब ये तत्व खो चुका है। पहले के भारत में ये ऐसा ही था। स्त्री इतने गरिमा को उपलब्ध हुआ था जो अन्य मुल्क, पश्चिम के मुल्क ये गरिमा को कभी छुआ ही नहीं हुआ। तो वह मुल्क प्रतिसत्तात्मक अपने आप को कहते हैं, फादरलैंड कहते हैं, और इसी के कारण भारत अपने आप को मदरलैंड कहते हैं। भारत ने उस ऊंचाई को, उस अल्टीमेट संभावना को स्त्री ने अपनी चरम खिलावट में उसको उपलब्ध किया है, जहां वह स्त्री की तरह अपने आप को विभूषित की। मैंने एक कहानी सुना है कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला प्रश्न यह था कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले कौन है। एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने एक बगीचे में 2 स्त्रियों को एक साथ 1 घंटे तक चुप बैठा हुआ देखा, और उसे वह प्रथम पुरस्कार मिला। क्योंकि स्त्रियां एक साथ, जब दूसरा उपस्थित हो तो वो मौन बैठ ही नहीं सकता।
वह लगातार बातचीत करती रहती है, कुछ से कुछ बोलती रहती है, नहीं भी बोलने का कोई अर्थ है तब भी वह बोलना शुरू कर देता है, और यही बात उसके व्यक्तित्व में भद्दा है। यही बात जो है उसके व्यक्तित्व में और सारे गुण को जो है ये अवगुण से वो उसको राख कर देता है। क्योंकि स्त्रियां जब बाघ को उपलब्ध होते हैं तो बाघ को वह तभी उपलब्ध होंगे जब वह एक गहन मौन को उपलब्ध हो सकते हैं, जब उसका उपस्थित अनुपस्थित जैसा हो, ऐसा गहन साइलेंस, ऐसा गहन मौन उस पर जब उतर जाए, तब उसके बात में एक गर्मा आ जाता है, तब उसका बात उस अंतस्थल से, उस स्रोत से प्रवाहमान होता है, उस मौन को अपने आप में वह समायोजित किए हुए बाहर प्रवाह निकलता है। तब उसका बात ऐसे नहीं है कि हवाई है या कोड़ा है, तब उसके बात में कोई अर्थ हो जाता है, तभी वह बाघ को उपलब्ध हो सकता है। निश्चित ही सबसे बड़ी आश्चर्य है कि अगर दो स्त्रियां एक साथ बैठी हो और चुप हो, क्योंकि चुप होना उसकी कला ही नहीं है, क्योंकि चुप होना उसकी कला ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा और जीवन में कोई आयाम वह जाना ही नहीं। अगर हमें ठीक से जीवन को विकसित करना हो तो स्त्रियों को पहले प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसके अपने अंतिम संभावना को उपलब्ध होगा। जब स्त्री ऊर्जा अपने विशुद्ध चक्र पर उसे स्पर्श करता है तो उसमें एक गहन मौन, एक गहन साइलेंस का आविर्भाव होता है, तब उसका उपस्थित अनुपस्थित जैसे लगता है। अगर स्त्री जहां अपने चरम शिखर पर खिला हुआ होगा, गर्मामय होगा, तब वहां एक श्रेष्ठ चेतना को जन्म दिया जा सकता है, क्योंकि पुरुष आएगा कहां, उसी गर्भ से आएगा, और गर्भ जितना ऊंचा होगा, उसका व्यक्तित्व जितना शिखर को छूता हुआ होगा, उसकी रचना उतना श्रेष्ठतम होगा। तो अगर हमें एक बेहतर संस्कृति को जन्म देना है तो वहाँ स्त्री को प्रथम होना चाहिए, उसके सारे गुणों को विकास होना चाहिए, उसका धैर्य को, उसके वाक को, उसके श्री को, उसके कांति को। जब स्त्री में कांति आ जाता है, ये कांति पुरुष में नहीं है, तब उसका प्रेजेंस बोलता है, उसके बोलने की जरूरी ही नहीं, उसकी कांति से वह झलकता है जो कि उसमें कुछ आविर्भाव हो रहा है, कुछ प्रस्फुटन हो रहा है, उसका मौन भी बोलता है। निश्चित ही अगर हम परमात्मा को कल्पना करें तो पुरुष के रूप में उतना उचित नहीं है करना जितना स्त्री के रूप में, क्योंकि जिससे इतना विराट जीवन प्रवाहमान हो रहा है, जिससे ग्रह नक्षत्र तारे और सूर्यों का जन्म हो रहा है, वह एक स्त्री के भांति होना चाहिए, एक गर्भ के भांति होना चाहिए, क्योंकि गर्भ को धारण स्त्री ही कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में मैं श्री हूँ, और वह बाघ को तभी उपलब्ध होते हैं जब वह मौन को, गहन साइलेंस को वो उपलब्ध होते हैं, जब वो अपने चरम शिखर में, अपने आत्मा में वह खिलती हैं, वह श्री के रूप में विभूषित होता है। तो पश्चिम ने एक ओर यह देख लिया पुरुष तत्व को विकसित करके अंतिम परिणाम युद्ध हुआ, और भारत ने दूसरी ओर यह देख लिया स्त्री तत्व को विकसित कर सदियों से इतना बड़ा संस्कृत और सदियों से गुलाम रहा, अधूरा हो गया। हमें स्त्री तत्व के विकसित होने के साथ साथ पुरुष तत्व को भी विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि दोनों के बीच एक संतुलन हो, क्योंकि व्यक्तित्व में अगर अस्थिरता आ जाएगा तो कहीं नहीं कहीं बाहरी दुनिया से हम विमुख हो जाएंगे और जंगली लोग मुझ पर आक्रमण कर सकेंगे। इतना विराट जिसका संस्कृत हो, उस पर मुट्ठी भर जंगली लोग आकर सदियों तक उसको गुलाम बनाए, कहीं ना कहीं उसके संस्कृत में, उसके कल्चर में वो भूल होगा, नहीं तो ये संभव कैसे हो सकता है। तो हमें दोनों तत्व को संतुलन देना है, दोनों को विकास करना है।